हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क एज ऑफिशियल। आज हम लोग मैटर इन आर सराउंडिंग का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने मैटर के बारे में जाना था। उसके बाद हमने मैटर के बारे में एंशियंट फिलोसोफर का क्या कहना है एंड मॉडर्न फिलोसोफर का क्या कहना है उसके बारे में जाना था। मैटर को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से और एक केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैटर की जो है क्लासिफिकेशन है ना, या फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमको मैटर की 3 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। पहला हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था, फर्स्ट पार्ट में। आज हम सेकंड पार्ट में सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा यहाँ क्या कह रहा है, 1.1.2 में कह रहा है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी दिया गया है 1.2 एक्टिविटी में हमें बोला गया है कि 2 या 3 क्रिस्टल लेना है पोटेशियम परमैंगनेट की और उसे 100 ml वाटर में डिसॉल्व करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है ना, इस तरीके से कि 100 ml का हमें क्या लेना है, एक बीकर लेना है। 100 ml के बीकर में हमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल लेने हैं। जैसे ही हम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल इसमें मिक्स करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, हमारा ये पिंक कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। इससे हमें 10 ml सोल्यूशन निकालना है और फिर साफ पानी में 100 ml वाटर में इसको डिसॉल्व करना है। फिर इससे 10 ml वाटर निकालना है, वही सोल्यूशन वाला, फिर इसको जो है क्लीन वाटर 100 ml वाले में मिक्स करना है। ऐसे करते करते हमें 4 5 10 बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है। तो हम देखेंगे कि पहले वाले बीकर और 4th 5th नंबर वाले बीकर में भी क्या है, हमें कलर तो विजिबल हो रहा है। यहाँ भी हमारा पिंकिश कलर है और यहाँ भी है, बट ये थोड़ा डार्क है और ये थोड़ा लाइट कलर है, जो हमें बताता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल में इतने सारे पार्टिकल्स हैं, यानी इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कि हम जब बहुत थोड़ा सा भी इससे सोल्यूशन निकाल करके मिक्स कर रहे हैं तो कलर यहाँ पे अपेयर दिखाई दे रहा है। बहुत बार हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो हमें क्लीन वाटर मिलेगा। जो एक्टिविटी हमें बता रहा है कि मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हम जान सकते हैं। देखिए वही बताया गया है कि हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम लाइट इट इज स्टिल विजिबल। यानी बोल रहे हैं कि हाँ, पहले बीकर में जो हमने मिक्स किया था और 3rd 4th 5th नंबर के बीकर में, तो बीकर का कलर, यानी कलर तो पहले डार्क था उसके बाद लाइट हुआ है, लेकिन कलर विजिबल तो हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे जो पार्टिकल्स है वो बहुत स्मॉल होते हैं, इस वजह से हम विजिबली देख सकते हैं। आगे बढ़ते। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. The particles of matter are very small, they are small beyond our imagination. यानी हमें क्या कह रहा है कि हम इस एक्टिविटी को 2 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है तो हम पोटेशियम परमैंगनेट की मदद से कर सकते हैं, और अगर पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, डेटॉल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब हम इसी प्रोसेस में डेटॉल डालेंगे तो 4 5 6 रिपीटिशन के बाद भी हमें डेटॉल का स्मेल इजीली पता चल जाता है, जो हमें बताता है कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं। तो हमें क्या कह रहा है कि कितने स्मॉल होते हैं, फिर भी बहुत स्मॉल तो होते हैं, लेकिन कितने स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि हमारे इमेजिनेशन से, हमारे सोच से भी परे होते हैं। और इसको देखने के लिए हमें बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। नेकेड आइज से हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, मैटर को हम नेकेड आइज से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
1.2 में क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो यहाँ हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। हमने जो एक एक्टिविटी किया था उसमें बताया था कि जब हम 100 ml का बीकर लेते हैं और उसमें वाटर का लेवल को मार्क कर देते हैं, चीनी या नमक मिलाते हैं, तो वो चीनी नमक क्या होता है, वाटर के जो पार्टिकल्स है उसके बीच के स्पेस में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है और वो डिसॉल्व हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये एक्टिविटी हमें बताता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। यही बात बोला है इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी से दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनॉइड, particles of one type of matter get into the space between particles of the other. This shows that there is enough space between the particles of matter. वही बात बोल रहा है कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट वाला, डेटॉल वाला या फिर हम जो है चीनी, शुगर एंड सॉल्ट वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या फिर जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म किया था, तो ये सारी एक्टिविटी हमें यही बताता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और उसी स्पेस में दूसरे पार्टिकल्स इमर्ज हो जाते हैं। एक्टिविटी आगे हमें है 1.2.2 में हमें बता रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। इसके लिए हमें एक्टिविटी 1.3 बताया गया है कि एक हमें क्या करना, पुट एन until incense sticks in a corner of your class, how close you are have to be go near it so as to get its smell. Now light the incense stick. What happened, do you get the smell? Sitting at a distance, record your ऑब्जर्वेशन। क्या कह रहा है हमें कि कमरे के किसी कोने में जाकर के आपको कोई भी जो अगरबत्ती जला देनी है और बहुत दूर जाके बैठ जाना है। क्या आपको दूर से वो स्मेल आ रहा है या नहीं आ रहा है, वही चीज़ को हमें क्या करना है, अपने रिकॉर्ड को ऑब्जर्वेशन को लिखना है या रिकॉर्ड करना है। तो हमें पता है कि हम भले ही एक कमरे से दूसरे कमरे में ही चले जाए और हमने क्या किया, अगरबत्ती को जला दिया, तो हमें आसानी से उसकी स्मेल आती है। इसका मतलब है कि मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस वजह से एक कमरे से दूसरे कमरे तक स्मेल इजीली पहुंच जाता है। जैसे कि जब मम्मी खाना बनाती है तो उसका स्मेल हमें बहुत दूर से ही पता चल जाता है, यानी अगर हम दूसरे कमरे में है या कहीं दूर है तो हमें उसका स्मेल इजीली आ जाता है, क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं। इसके लिए देखिए एक और चीज बता रहा है, 1.4 में हमें बोल रहा है कि 2 ग्लास ले लो या बीकर ले लो, उसको वाटर से फिल कर दो, ब्लू या रेड कलर के हम इंक को उसमें डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, कोई एक बीकर ले लेना है या फिर ग्लास ले लेना है, उसमें पानी को भर देना है, उसके बाद चाहे तो रेड या ब्लू कलर का इंक डाल देना है और इस ग्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी इसे हिलाना नहीं है। फिर भी वो जो ब्लू या रेड कलर का इंक है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो हमें क्या दिखा रहा है, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं। वही बात बोला है यहाँ पे पूरे इसमें बताया गया है। हाउ मैनी आवर्स और डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, कि वाटर में जो हम इंक डालेंगे कि कितना समय लेता है, क्या 1 दिन लेता है, 2 दिन लेता है, तो ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी वो मिक्स हो जाते हैं, 2-3 मिनट में ही वो आसानी से मिक्स हो जाता है। इसका मतलब है कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं। 1.5 एक्टिविटी में कह रहा है कि क्रिस्टल ले लेना है हमें कॉपर सल्फेट के, पोटेशियम परमैंगनेट के इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, यानी 2 ग्लास लेना है, एक हॉट वाटर वाला और एक कोल्ड वाटर वाला, और एक में हमें कॉपर सल्फेट डालना है, एक में पोटेशियम परमैंगनेट डालना है। जो हॉट वाटर वाला है उसमें मैटर के पार्टिकल्स बहुत तेजी में मूव करेंगे और कोल्ड वाटर में स्लोली मूव करेंगे। तो हमें ये क्या बताना चाह रहा है कि मैटर के पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है हॉट वाटर में स्पीड होता है, फास्ट होता है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में मैटर के पार्टिकल्स का डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स जब मूव करते हैं, इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन जो है हमारा हॉट वाटर में फास्ट होता है एंड कोल्ड वाटर में स्लो होता है। एक्टिविटी 1.5 के थ्रू हमें यही बताया जा रहा है कि कॉपर सल्फेट को लेना है और पोटेशियम परमैंगनेट को लेना है। एक को हमें गर्म पानी में डालना है, एक को ठंडे पानी में डालना है। तो गर्म पानी वाला क्या होगा, ज़्यादा जल्दी पूरे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठंडा पानी वाला समय लेगा। इस ऑब्जर्वेशन से हम या इस एक्टिविटी से हम इस चीज़ को देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। बोला डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर वाई एंड हाउ, वही बात पूछ रहा है कि क्या मिक्सिंग का रेट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है और क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है। हाँ, टेम्परेचर का रेट जो है, मतलब सॉरी, मिक्सिंग का रेट टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकता है। अगर कोई चीज़ गर्म है तो उसके पार्टिकल्स के मूवमेंट में वो क्या करता है, उसको इंक्रीज कर देता है। और कोई चीज़ ठंडी है, जैसे कि वाटर अगर ठंडी है, कोल्ड है, और उसमें अगर हम मैटर के कोई भी जो है चीज़ मैटर डालते हैं तो उसके पार्टिकल्स इवनली जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, क्योंकि उस पर कोई प्रेशर वगैरह नहीं लग रहा है ना, इस वजह से भी है। तो बोल रहा है फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज 1.3, 1.4 एंड 1.5 हम लोग इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं। आगे बढ़ते, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। इन द above 3 activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on is called diffusion. We also observe that on heating diffusion becomes faster. Why does it happens, why does this happen? अब हमें ये क्या कहना चाह रहा है, वही पूरे प्रोसेस कि 1.3, 1.4 एंड 1.5 एक्टिविटी में हमने क्या जाना है कि मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने से मैटर के पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा होगी पार्टिकल्स के मूवमेंट उतने ज़्यादा होंगे। तो टेम्परेचर देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या हो जाता है, हमारे पार्टिकल्स जल्दी मूव करते हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि अब एक डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है कि पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स अगर जल्दी, मतलब मूवमेंट, मैटर के पार्टिकल्स के मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो मैटर के पार्टिकल्स के मूवमेंट अगर तेजी होंगे तो डिफ्यूजन भी तेजी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि हीटिंग की वजह से डिफ्यूजन फास्टर होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैटर के पार्टिकल्स का खुद ब खुद मिक्स हो जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तीसरा है कि इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो देखिए, दो एनर्जी होता है, जब हम एनर्जी पढ़ेंगे तो जानेंगे कि एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। जब किसी में शेप, साइज चेंज होने से या फिर हाइट की वजह से जो एनर्जी आता है, पोजेस होता है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट के थ्रू आता है। जब भी कोई चीज़ मूव कर रही होती है उसमें क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी आता है, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन या इन अ नॉर्मल कंडीशन, है ना। तो इस वजह से कोई भी चीज़ अगर मूवमेंट कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है। जैसे कि पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं अपने से, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1.2.3 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ देखिए क्या बता रहा है, प्ले एक्टिविटी 1.6 प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ईडू मशमी डांसर्स। जैसे ये डांसर्स हमें दिख रहे हैं, क्या हो रहा है, एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए हैं या फिर एक दूसरे को होल्ड किए हुए, जस्ट लाइक अ चेन। जैसे चेन कैसे होता है, एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होता है, ठीक वैसे ही हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को कनेक्ट करना है। जैसे ये डांसर्स एक दूसरे को कनेक्ट करके रखी है। If we consider each student as a particles of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force? तो ऐसा मान लें कि अगर सारे स्टूडेंट पार्टिकल्स हैं और वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कौन ज़्यादा मतलब पावर से जो है एक दूसरे को पकड़ा है, इसके बारे में जानना, मतलब इसके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमको शायद 1.7 एक्टिविटी में बता दे। तो देखिए,
आयरन नेल को हमें लेना है, उस आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, 3 चीज लेना है, आयरन नेल, चॉक लेना है और हमें एक रबर बैंड लेना है। उन सबको तोड़ने की कोशिश करनी है। जैसे कि आयरन नेल को जब हम ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग, किसी भी तरीके से उन्हें तोड़ना है, चाहे तो उस पर हथौड़ा मार के तोड़ो, चाहे उसको काट के तोड़ दो, या फिर उसको स्ट्रेच खींच के उसको ब्रेक करना है। तो इन सारे एक्टिविटी में हम देखेंगे कि आयरन के नेल को तोड़ना बहुत टफ है, जल्दी टूट ही नहीं रहा है, चॉक बहुत इजीली टूट जा रहा है और रबर बैंड इजीली स्ट्रेच हो जा रहा है या फिर इजीली वो कट भी हो जा रहा है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि ये तीनों जो हमने मेटल लिए हैं, आयरन, नेल, चॉक एंड रबर, तीनों एक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी सेम फोर्स लगाने से तीनों का जो है शेप साइज चेंज नहीं हो रहा है, ना ही कट हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। जैसे आयरन के नेल को हम स्ट्रेच नहीं कर सकते इजीली, ना ही कट कर सकते, लेकिन चॉक स्ट्रेच भी हो जाता, स्ट्रेच नहीं होता उतना इजीली, लेकिन रबर बैंड इजीली स्ट्रेच हो जाता है। तो ये हमें बताता है कि मैटर, अलग अलग मैटर की कैपेसिटी अलग अलग होती है, कुछ हार्ड होती है, मतलब हार्ड होती है ब्रेक करने में या फिर स्ट्रेच करने में, कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेच हो सकती है और कुछ बहुत अच्छे से स्ट्रेच होती है। In which of the above 3 substance do you think the particles are held together with the greater force? तो इन तीनों को अगर हम क्या करें, कंपेयर करें, तो आयरन नेल ऐसा है जो बहुत हार्ड होता है, जल्दी से ब्रेक नहीं होता है, यानी जल्दी से क्या होता है, ना ही कट होता है ना ही स्ट्रेच होता है। तो इस वजह से ग्रेटर फोर्स किसका होगा, आयरन नेल का होगा। एक्टिविटी 1.8 देखते हैं। एक्टिविटी 1.8 में कह रहा है कि कुछ थोड़ा सा वाटर लीजिए कंटेनर में, उसके सरफेस को क्या करना है, अपने फिंगर्स से काटना है और देखना है कि क्या हम उसको काट पा रहे हैं और क्या रीज़न है जिस वजह से वाटर के जो है पार्टिकल्स फिर से कंबाइन हो जा रहे हैं। यानी सिंपली आप एक नल को, टैप को ऑन कर दो और बहते हुए पानी के बीच में अपनी उंगलियों को प्लेस करो। जैसे ही उंगलियां देंगे तो क्या होगा, दो साइड हमारा जो है पानी की जो धारा है वो क्या होगी, दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन जैसे कि हम उंगली को साइड करेंगे फिर से वो पानी एक जगह से ही फ्लो होने लगेगा। तो क्या रीज़न है कि जैसे ही हमने बीच में अपने हैंड को डाला, पानी की 2 लेयर्स बन गई और हाथ जैसे ही हमने हटाया वो एक लेयर में फिर से बहने लगी, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आगे बढ़ते हैं। द अबव three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force attracting between them. This force keeps the particle together. The strength of force of attraction varies from one kind of matter to another. यानी क्या कह रहा है कि सारे मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जितने भी मैटर है वो पार्टिकल्स से बने हुए हो, सारे पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक फोर्स से तो पार्टिकल्स को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हर एक पार्टिकल्स में, हर एक मैटर के पार्टिकल्स में सेम नहीं होता है। ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम एंड गैस में सबसे कम होता है। जैसे कि आयरन की नेल की बात कर रहे हैं हम, आयरन की नेल में क्या है, मैटर के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन हम जब वाटर की बात करेंगे तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। लेकिन जब हम ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज्यादा होगा। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से पार्टिकल्स इसके दूर दूर होंगे और दूर दूर होंगे तो क्या होगा, ये फ्लो भी बहुत स्पीड में करेगा। इसलिए गैसेस बहुत तेजी में फैल जाते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े पास पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा गैसेस से अच्छा होता है, इसलिए ये इतना, जैसे गैस फ्लो करते हैं वैसे ये फ्लो नहीं कर सकते हैं। आयरन की बात करें तो आयरन के पार्टिकल्स के या फिर सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, जिस वजह से वो इजीली फ्लो नहीं कर सकते, यानी वो बह नहीं सकते, वो तो बह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज थी। इसी के साथ हमारा ये लेशन का जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा खत्म होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार फास्ट में रिकॉल करते हैं।
सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मैटर के बारे में, कि मैटर क्या होता है। मैटर एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि एंशियंट इंडियन फिलोसोफर का कहना है कि कोई भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग पंच तत्व से बनी हुई है। मॉडर्न फिलोसोफर्स का कहना है कि हम मैटर को दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लेसन 1 में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, लेसन 2 में हम लोग मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें सबसे पहले पढ़ा था कि मैटर क्या होते हैं, पार्टिकल्स से बने हुए थे, जिसके लिए हमने वो शुगर वाला एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद जाना था हमने कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इस पार्टिकल्स को देखने के लिए हमें हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, नेकेड आइज से, अपने आंखों से डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वही शुगर वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि पानी में जब हम चीनी को मिलाते हैं तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होता है उसी में चीनी का पार्टिकल्स मिक्स हो जाता है या फिर घुल जाता है, उसी स्पेस में को वो फिल कर देता है। दूसरा हमने जाना था कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसको देखने के लिए हमने क्या किया था, पानी में इंक डाला था और इंक इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था बिना हमारे कुछ भी किए हुए, तो ये उसके कंटिन्यूस मूवमेंट को दिखाता है। तीसरा हमने जाना है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसके लिए हमने क्या किया था कि वही पानी के बीच में, पानी जब बह रही तो उसके बीच में हमने हैंड को प्लेस किया तो पानी की 2 लेयर्स बन गई। जैसे हाथ को हमने हटाया, पानी फिर से एक लेयर में बहने लगा, जो हमें उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है। बाकी का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।